हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो प्यार में बिना सोचे किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। रात बहुत देर तक काम किया। सोते समय रात में 1 बज गया। सुबह जब 5 बजे नींद खुली, सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। कमरे से बाहर निकली तो देखा बारिश हो रही है। मैंने अपने कमरे की खिड़की का दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर खिड़की के सामने ही खड़ी रही। हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहार मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। खुशगवार मौसम ने जैसे मेरे सर का दर्द ही गायब कर दिया था। किचन की तरफ जा ही रही थी, तभी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी। बहू, तेरा अभी तक सवेरा नहीं हुआ? मैं चाय के लिए कब से बैठी हूँ। तुझसे कोई भी काम अपने समय पर नहीं होता। माँ जी, अभी लाती हूँ। सासू माँ को नाश्ता देने के बाद ऑफिस के लिए अपने पति को जगाया। हाथ तो घर के कामों में व्यस्त थे, लेकिन मन सोचों में डूबा हुआ था। कई दिनों से माँ पापा की कोई खबर नहीं मिली थी। मेरा फ़ोन मेरे बेटे सोनू ने पानी में गिरा दिया था। फ़ोन खराब पड़ा हुआ था। सोचा पति के फ़ोन से बात कर लूँ, लेकिन वह देर रात अपने दोस्तों से गपशप लड़ाते रहे। सासू माँ के पास भी फ़ोन था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उनसे फ़ोन लेने की। वो मेरे मायके वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। माँ पापा ने अपनी हैसियत के मुताबिक गांव के खेत बेचकर हम दोनों बहनों की शादी की थी। पापा एक क्लर्क की नौकरी करते थे, अब वो रिटायर हो चुके थे। मेरी सासू माँ को हमेशा मुझसे एक शिकायत थी, तेरे मायके वालों में दहेज में कुछ नहीं दिया। मेरा तो इकलौता बेटा था, उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरी और मेरी बड़ी बहन की शादी एक साथ ही की थी। वो एक संपन्न परिवार में थी। छत पर कपड़े सुखाने गई तो मेरे पड़ोस में रहने वाली भाभी, जो मेरी एक अच्छी दोस्त भी थी, मुझे देखकर बोली, रमा, आज तुम बहुत बुझी बुझी और परेशान लग रही हो, क्या बात है। मैंने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई तो उन्होंने अपना फ़ोन देते हुए कहा, लो, तुम अपने घर बात कर लो। बारिश के बाद धूप बहुत तेज निकली थी, तो मैं दीवार की छांव में खड़ी होकर माँ से फ़ोन पर बात करने लगी। माँ बहुत रो रही थी और माँ की बात सुनकर मेरी परेशानी दोगुनी हो गई थी। भाभी का फ़ोन देकर मैं तुरंत उल्टे पैर अपने कमरे में आई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किससे कहूं। हम 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी दीदी, उसके बाद मैं और फिर मुझसे छोटी बहन नीतू। माँ को बेटे की बहुत चाह थी, लेकिन लगातार 3 बेटियां हो गईं। पापा ने माँ को समझाया कि अब बेटियां ही हमारे बेटे हैं। नीतू सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली है। जहाँ भी जाती है नए दोस्त बना लेती है। राह चलते लोगों की मदद करने वाली, स्वभाव से बहुत हंसमुख। उसके रहते घर में कोई बोर हो ही नहीं सकता था। जब तक रहती घर में सबको हंसाती रहती। उसकी पढ़ाई का आखिरी साल है। पापा हार्ट पेशेंट है। वो जीते जी नीतू की शादी कर देना चाहते हैं। 1-2 जगह से उसके रिश्ते की बात भी आ रही थी, लेकिन वो शादी सिर्फ अपने पसंद के लड़के से ही करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि माँ पापा तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लो। उसने कहा, आप दोनों की शादी तो माँ पापा की पसंद से ही हुई है। अगर मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मुझे ही तो अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, तो फिर मेरी पसंद क्यों नहीं। मैंने दीदी को बताया, नीतू अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। दीदी ने कहा, ठीक है, तुम उसको बोलो कि मैं माँ पापा को राज़ी करूँगी, वो लड़के को कहे रिश्ता लेकर आए। नीतू मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती थी। एक दिन नीतू दोपहर में मेरे घर आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। उसको रोता देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि वो तो बहुत हिम्मत वाली और हंसमुख लड़की है। मैंने उसे चुप कराया। पानी पिलाकर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। रोते हुए उसने बताया कि अमन ने शादी करने से मना कर दिया है। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि जो उसने शादी के लिए मना कर दिया। वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी 2 बहनें हैं। मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं। घर में पापा की पेंशन से ही खर्च चलता है। पहले मैं नौकरी करूँगा, फिर अपनी बहनों की शादी करूँगा, उसके बाद अपना घर बनाऊँगा। उसके बाद ही शादी के बारे में सोच सकता हूँ। उसने ये भी कहा है कि वो जब भी शादी करेगा अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से ही करेगा,
दीदी अमन ने मेरे साथ चीट किया है। इतने सालों से वो मेरे साथ टाइम पास ही कर रहा था और मैं बेवकूफ़ जिसे प्यार समझ रही थी। इतना कहते नीतू फिर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और समझाया कि जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नीतू ने कहा, दीदी आप सब लोग जहाँ चाहें मेरी शादी करा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहू बहू, सासू माँ की आवाज़ सुनकर भागकर उनके कमरे में गई। जी माँ जी, जी कितनी देर से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे आज माँ से मिलने जाना है। मैं रात 9 बजे तक वापस लौट आऊँगी। माँ जी बोली, शाम का खाना कौन बनाएगा? मैंने कहा, मैं दोनों टाइम का खाना बनाकर जाऊँगी। माँ से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने रोते हुए मुझे बताया था कि नीतू कल दोपहर से घर वापस नहीं आई है। दोस्तों से मिलने का बोलकर गई थी और सारे परिवार के लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। माँ की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मायके जाने के लिए मुझे अपनी सासू माँ से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मेरी सास मेरी बहन को पहले से ही पसंद नहीं करती थी और कई बार अपने बेटे से दबे शब्दों में बोल भी चुकी थी कि तुम्हारी साली के लक्षण अच्छे नहीं हैं। जब भी आती है हमारे पड़ोसियों से चपड़ चपड़ बात करती है और दूसरों के घरों में घुस जाती है। क्या सोचते होंगे लोग हमारे बारे में? इनके कैसे रिश्तेदार हैं? ऑटो में पूरे रास्ते भर यही सोच रही थी कि अपने पति को ये सब मैं कैसे बताऊं। घर पहुंची तो देखा माँ का रो रो कर बुरा हाल है। दीदी भी घर पर ही थी। पापा और उनके दोस्त रिश्तेदार सब नीतू को ढूंढने में लगे हुए थे। उसके दोस्तों से पूछा, हर जगह पता किया, लेकिन उसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। बदनामी के डर से अभी तक पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई थी। माँ कह रही थी, लड़की जात है, बदनामी हो जाएगी, उसका रिश्ता कैसे होगा। माँ रोते हुए मुझसे बोली, तुम्हें कितने फ़ोन लगाए मैंने, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। दामाद जी का भी फ़ोन बिज़ी आ रहा था। दीदी बोली, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था। मैंने बताया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, सुधारने के लिए मोबाइल शॉप पर पड़ा हुआ है। दीदी मुझसे बोली, नीतू तुमसे कुछ नहीं छुपाती थी, तुम्हें कुछ बताया या कोई मैसेज किया था? नीतू ने। मैंने कहा, मेरा फ़ोन ठीक होने पर पता चलेगा। मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। मैंने उनसे अपना फ़ोन मंगवाया जो शॉप पर पड़ा हुआ था और घर से बेटे के और अपने कुछ कपड़े मंगवाए। हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरा कुछ दिन माँ के पास रुकना ज़रूरी था। सुबह होते ही वो मेरा फ़ोन और कपड़े लेकर मेरे पास आ गए। वो भी नीतू को लेकर बहुत परेशान थे। दीदी बोली, तुम अपना फ़ोन चेक करो, नीतू का कोई मैसेज तो नहीं है। फ़ोन चेक किया तो देखा नीतू का मैसेज था। मैसेज में लिखा था, दीदी मैंने कॉल करके अमन से कहा, आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। आज के बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं शादी वहीं करूँगी जहाँ मेरे घर वाले चाहते हैं। उसने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है। वह अपने दिए हुए गिफ्ट वापस मांग रहा है और मेरा सामान वापस करना चाहता है। दीदी मैं वापस आकर आपसे मिलती हूँ। उसका मैसेज सुनते ही सब घर वाले परेशान हो गए और पुलिस में कंप्लेन कर दी। नीतू को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। थाने से फ़ोन आया, एक लड़की की बॉडी मिली है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं और मेरे पति पहुँचे। लाश का चेहरा बुरी तरह से पत्थर से कुचला हुआ था। बहुत हिम्मत करके उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाया। चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन कानों पर नज़र पड़ते ही मेरी चीख निकल गई। वो बॉडी नीतू की ही थी। उसके कानों में जो सोने के इयररिंग थे, माँ ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किए थे और हाथ में वही ब्रेसलेट था जो मैंने और दीदी ने मिलकर गिफ्ट किया था। एक दिन बाद ही अमन पुलिस रिमांड में था। पुलिस के सामने उसने जो सच उगला उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने 3 और दोस्तों को बुलाकर नीतू के साथ सामूहिक बलात्कार किया और पकड़े जाने के डर से उसकी निर्मम हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पत्थर से पूरी तरह कुचलकर लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। नीतू के जाने से हम सब के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। माँ बाप के लिए बेटी जिंदगी भर का सदमा दे गई थी। और एक सवाल भी, क्या प्यार करने की इतनी भयानक सज़ा होती है? जिसने प्रेम के इतने कसमें वादे किए हों, नीतू जिसकी तारीफ करते ना थकती थी, मैं ये सोचकर सदमे में थी कि वो इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ।